हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके में आज हम चर्चा करेंगे चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक और अजमेर शाखा के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे, जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर इन्हीं के शासनकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कंपटीशन में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते थे इनके माता पिता की, ठीक है। इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। और माता थी कर्पूरी देवी। माता कर्पूरी देवी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी थी। स्वयं पृथ्वीराज चौहान के कुछ उपनाम हैं। इनकी वीरता को देखकर इनको कुछ उपनाम दिए गए हैं। इन्हें कहा जाता था राय पिथौरा, दल पंगुल, जिसका अर्थ होता है दल पंगुल का विश्व विजेता, ठीक है। इसके अलावा इन्हें राय पिथौरा और दल पंगुल कहा जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान के उपनाम थे। इनका जन्म अहिलवाड़ा या अहिलपाटन गुजरात में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इनका? जन्म हुआ अहिलवाड़ा, या इसे अहिलपाटन भी कहा जाता है। इस स्थान को अहिलपाटन भी कहा जाता है। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और इनका जो जन्म वर्ष था विक्रम संवत के अनुसार 1233 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जो भारतीय कैलेंडर है विक्रम संवत के अनुसार इनका जन्म हुआ 1233 ईस्वी में, और या 1166 ईस्वी में, ठीक है, 1166 ईस्वी में। कहाँ हुआ? अहिलवाड़ा या अहिलपाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है मित्रों। सोमेश्वर चौहान जो कि चालुक्य शासक भीमदेव ने उनकी हत्या कर दी थी, सोमेश्वर चौहान की। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान बचपन अवस्था में, शैशव अवस्था में थे, जो कि राजकाज संभालने में असमर्थ थे। अब पृथ्वीराज चौहान की हम विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हम राजस्थान के नक्शे से सहारा लेते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ है अजमेर, ठीक है, अजमेर यानी पृथ्वीराज चौहान का शासक। उत्तर में यहाँ एक जाति थी भंडाना नामक एक जाति थी, और इस जाति का जो प्रमुख काम होता था वो क्या था कि धीरे धीरे ये अपने शासन को या अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहते थे। तो इसलिए ये अपने क्षेत्र को, जो ये जाति जो आई थी, ये आई थी सतलुज के मैदानों से। कहाँ से? सतलुज के मैदानों से, ठीक है मित्रों। भंडारा नामक जो जाति थी ये सतलुज के मैदानों से आई थी। और इस जाति की जो खूबी थी या खासियत थी वो क्या थी, और ये इसके दमन का भी प्रमुख कारण रही है कि ये धीरे धीरे अपने शासन की नींवों को बढ़ाते रहते थे। तो ये बढ़ाते अपना क्षेत्र विस्तारित करते यहाँ अलवर तक के आसपास क्षेत्रों तक आ पहुँचे थे। तो इस समय जो पृथ्वीराज चौहान था, जब पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में जानकारी मिली तो इन्होंने इनका दमन किया। किनका? भंडानों का दमन किया। कब? 1182 में। कब किया मित्रों? 1182 ईस्वी में इनका दमन किया,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ यूपी में एक जगह है ऐतिहासिक महोबा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 15 वर्ष की आयु में शासक बने थे और शासक बनते ही इनको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा था, यानी कि चारों तरफ इनके शत्रु थे और इनसे पृथ्वीराज के आचरण ने या पृथ्वीराज की कुछ ऐसे भूलें रही या कुछ ऐसी गलतियां रही जिससे इनकी शत्रुता और अधिक बढ़ गई या महत्वाकांक्षी थी महत्वाकांक्षा के कारण शत्रुता बढ़ती चली गई। तो यूपी में यहाँ जगह थी महोबा और महोबा का शासक था इस समय परमंदिदेव चंदेल, ठीक है मित्रों। परमंदिदेव चंदेल इस समय शासक था यहाँ का महोबा का। यूपी में एक जगह थी कन्नौज जगह थी और यहाँ कन्नौज का शासक था जयचंद सूरी, जयचंद गहड़वाल। कौन था मित्रों? गहड़वाल था, जो पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था, ठीक है। यहाँ गुजरात में भीमदेव शासक था, जो चालुक्य शासक था, ठीक है, चालुक्य शासक था। तो अब इनसे विरोध या इनसे शत्रुता का कारण क्या था, यह झगड़ा युद्ध का कारण क्या रहा कि एक बार पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक दिल्ली से वापस लौट रहे थे। दिल्ली पर शासन था इस पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंत पाल का, जो कि तोमर वंशी शासक थे। तो दिल्ली से इनके अजमेर पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक वापस अजमेर की ओर लौट रहे थे। तो इन सैनिकों में कुछ सैनिक घायल अवस्था में थे। तो महोबा के शासक परमंदिदेव ने इन घायल शासकों को मरवा दिया। तो इससे पृथ्वीराज चौहान नाराज हुए और इन्होंने इस महोबा पर आक्रमण कर दिया। महोबा की स्थिति इस समय बड़ी दयनीय थी, क्योंकि परमंदिदेव के पास दो सेनापति थे, आल्हा और उदल, जो कि बहुत ही वीर सैनिक थे। ये किसी बात को लेकर परमंदिदेव और आल्हा और उदल में नाराजगी हो गई, जिसके चलते ये परमंदिदेव ने इन दोनों भाइयों को अपने शासन से निकाल दिया। ये दोनों भाई थे आल्हा और उदल। यूपी के इतिहास में ये बड़े वीर और ऐतिहासिक पुरुष हैं, आल्हा और उदल। तो ये दोनों भाई परमंदिदेव का दरबार छोड़कर या सेना छोड़कर कन्नौज में जयचंद गहड़वाल के पास आ गए, ठीक है। इतिहास में बताया तो ये जाता है कि कुछ घोड़ों को लेकर परमंदिदेव और आल्हा और उदल के बीच में मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया। तो जब पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर पहुंचा, यहाँ एक जगह है नारायण एक जगह है, जहां पर इन दोनों के बीच में महोबा और पृथ्वीराज चौहान, परमंदिदेव की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहा गया तुमुल का युद्ध। क्या कहा गया मित्रों? तुमुल का युद्ध कहा गया और ये हुआ 1182 में, ठीक है। तो जब नारायणा में पृथ्वीराज चौहान अपनी सेनाओं सहित पहुंच गया, तो परमंदिदेव ने इन कन्नौज में आल्हा और उदल के पास एक संदेश भिजवाया और कहा कि ये शासक परमंदिदेव की गलती थी कि आपके साथ विरोधाभास या मतभेद रहे, लेकिन अब इन मतभेदों को भूलकर आपको राज्य को आपकी आवश्यकता है, इसलिए आपको वापस आना होगा। और आल्हा और उदल भी बिना देर किए हुए वापस महोबा पहुंच गए। तो महोबा पहुंचने के बाद इन्हें स्थिति के बारे में पता चला और ये सीधा कहाँ आ गए? युद्ध मैदान में आ गए, युद्ध क्षेत्र में आ गए। हालांकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आल्हा और उदल के द्वारा जो युद्ध कौशल दिखलाया गया इस युद्ध में, या इनकी जो युद्ध वीरता थी, इस वीरता को देखकर एक जगनिक ऋषि हुए हैं और उन जगनिक ऋषि ने आल्हा और उदल के बारे में कहा है कि
इनके ये कौशल को देखकर कहा है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार। इसमें इसका इन आल्हा और उदल की वीरता को देखकर जगनिक ऋषि ने ये कहा है कि 12 वर्ष का जो जीवन है वो एक कुकर का जीवन यानी कुत्ते का जीवन है, 13 वर्ष गीदड़ जीता है, और एक क्षत्रिय जो है वो 18 वर्ष जीता है। 18 वर्ष तक का ही उसका एक जीवन है यौवन अवस्था में, बाकी जीवन बेकार है। ये आल्हा और उदल के वीरता को देखकर जगनिक ऋषि ने कहा है। इसके बाद यहाँ कन्नौज की हम चर्चा करते हैं। तो कन्नौज में जयचंद गैडवाल का शासन था, जो पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई था। इन दोनों का नानेरा था दिल्ली में, और इस समय दिल्ली का शासक था अनंतपाल तोमर। तो अनंतपाल तोमर की 2 पुत्रियां थी, जो एक का ससुराल पृथ्वीराज अजमेर में था और एक का कन्नौज में। अब इनके कोई पुत्र नहीं था, तो अनंतपाल तोमर ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बना दिया, जबकि जयचंद सूरी भी दिल्ली का शासक बनना चाहता था और साम्राज्य को फैलाना चाहता था। तो इन दोनों में जो युद्ध शत्रुता का जो मुख्य कारण था वो तो क्या था, साम्राज्यवाद नीति, जिससे इनकी शत्रुता अब दिल्ली का शासक बनने के बाद जयचंद सूरी और पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता और भी बढ़ने लगी। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान को मन में यानी अपना दिल दे बैठी थी, पसंद करती थी या और विवाह करना चाहती थी। तो जब अब इसकी खबर यानी जयचंद को भी लग गई कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को लाइक करती है, पसंद करती है, तो उन्होंने जयचंद गैडवाल ने संयोगिता का स्वयंवर रचा, और उस स्वयंवर में सभी जो शासक थे उस समय वो सबको आमंत्रित किया। पृथ्वीराज चौहान को इसका निमंत्रण नहीं दिया गया, और इन पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए बाहर दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बना दी गई। जब संयोगिता को अपने वर चुनने के लिए आमंत्रित किया गया दरबार में, तो संयोगिता ने किसी भी शासक को न चुनकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माला डाल दी। तो इससे इन जो शासक आए थे इस स्वयंवर में उनमें भारी विरोधाभास हुआ, और उन्होंने जयचंद गैडवाल को खरी खोटी भी सुनाई कि आपने जब ये बिल्कुल पहले ही तय कर रखा था कि पृथ्वीराज चौहान के गले में माला डलेगी, तो हमें क्यों आमंत्रित किया था। इससे जयचंद काफ़ी नाराज हुआ, और जब पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में पता चला तो पृथ्वीराज चौहान कन्नौज जाने के लिए तैयार हुआ। इस समय कन्नौज पृथ्वीराज चौहान जो कि एक कुशाग्र बुद्धि वाला था, और तो इसलिए यहाँ ये बुद्धिमानों को भी ज़्यादा शरण देता था, आश्रय देता था। इस समय इसके पास यहाँ शासक जो लेखक थे या बुद्धि विद्वान लोग थे वो थे पृथ्वी भट्ट, जिसे चंद्रप्रदायी भी कहा जाता है, चंद्रप्रदायी, और जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय पुष्कर झील के किनारे पर बैठकर लिखी थी। चंद्रप्रदायी ने काफ़ी मना किया, लेकिन ये नहीं माने, और कन्नौज पहुंचने के बाद संयोगिता से गंधर्व विवाह किया, जो कि मैंने आपको इंडिया जीके में बताया कि विवाह के 8 तरीके हैं। तो उनमें से गंधर्व विवाह संयोगिता के साथ विवाह किया और इसे अजमेर ले आए। इससे भी इन दोनों के बीच में शत्रुता और बढ़ी। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं भीमदेव की। तो भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच शत्रुता तो पहले से ही थी साम्राज्यवाद की, और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को हत्या की थी किसने? भीमदेव ने। इसके बाद जालौर की एक राजकुमारी थी इंचनी, इस इंचनी से विवाह करना चाहता था भीमदेव, और इंचनी चाहती थी पृथ्वीराज चौहान को। तो अब पृथ्वीराज चौहान इस इंचनी से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया, तो ये भी एक इनके प्रमुख शत्रुता का प्रमुख कारण थी। ठीक है मित्रों, तो ये था पृथ्वीराज चौहान की स्थिति, साम्राज्य की स्थिति। ठीक है, गोविंद राय दिल्ली का सेनापति था,
दिल्ली में जब दिल्ली का जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो उसका सेनापति था गोविंद राय, ठीक है, जिसने अब तराइन की हम बात करते हैं। मोहम्मद गोरी जो कि गजनी का शासक था, वो बार बार प्रयास कर चुका था भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन बार बार असफल होने के बाद उसने लाहौर का रास्ता चुना। पहले वो गुजरात की तरफ आता था, लेकिन इस बार उसने रास्ता बदलते हुए दिल्ली की ओर, लाहौर और दिल्ली के रास्ते हुए भारत आने लगा, जहां उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। तो इसमें पहला तो युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये अब इसके बाद भी, इस समय अवधि के बाद भी लगभग संघर्ष चलता रहा पृथ्वीराज चौहान के जीवन का, लेकिन उनको इतिहासकारों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इन्हें छोटी मोटी घटनाएं माना है। इसके बाद 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध को कहा गया तराइन का युद्ध। क्या कहा गया? तराइन का युद्ध, ठीक है मित्रों। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, मोहम्मद गोरी पीठ दिखाकर भाग गया। अनेक इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने 7 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया, कुछ 21 बार के बारे में बताते हैं, और कुछ 23 पृथ्वीराज रासों में तो लगभग 23 बार के बारे में बताया गया कि 23 बार उन्होंने गजनी के शासक पृथ्वीराज चौहान ने गजनी के शासक को पराजित किया। इसके बाद इस हार से मोहम्मद गोरी काफ़ी दुखी हुआ और वापस गजनी जाकर उसने 1 वर्ष तक सेना इकट्ठी की और इस हार का बदला लेने का निर्णय लिया। 1192 ईस्वी में वो वापस भारत आया और इन्हीं मैदानों में आ डटा, जहां उसने एक संदेश भिजवाया पृथ्वीराज चौहान के पास कि वो मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले, मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि या तो वो वापस लौट जाए या फिर युद्ध के मैदानों में उससे मुलाकात होगी। तो पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना को लेकर तराइन के मैदानों में आ डटे, जहां मोहम्मद गोरी ने षड्यंत्र रचा और कहा कि वो संधि करना चाहता है। अब इस संधि को लेकर जो पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो आश्वस्त हो गए, और जब सुबह की वो सोच आदि क्रियाओं में निवृत्त हो रहे थे, तो उसी समय मोहम्मद गोरी की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। 1192 ईस्वी की बातें हैं, घटना है। और उस समय आक्रमण कर दिया, तो उस समय वो जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो घबरा गई, और पृथ्वीराज चौहान भी युद्ध मैदान में कूद गया। लेकिन कुछ सैनिकों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया गया और युद्ध मैदान से हटा दिया गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए। और ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई थी। मोहम्मद गोरी, कुछ लोगों के बारे में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहीं मार दिया गया, लेकिन जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया इतिहास है पृथ्वीराज रासो, इसमें बताया गया है पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने कि इन्हें मोहम्मद गोरी गजनी ले गया और वहाँ गजनी ले जाकर इनको कैद में किया, और उसी समय उसके बाद तो 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और यहाँ अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन सौंपकर वापस गजनी चला गया। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है कि साथ ही वो अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को भी कैद करके ले गया, जहाँ पृथ्वीराज चौहान को उनके दरबार में ले जाकर नज़रें नीचे करने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने नज़रें नीचे नहीं की, जिससे मोहम्मद गोरी ने क्रोधित होकर उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। चंद्रबरदाई भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया था गजनी, तो वहाँ उन्होंने शब्दवेदी बाण के बारे में बताया। ये सब चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें सबका ये सब वृतांत है, और जहाँ उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी की हत्या की। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने
पृथ्वीराज की भी हत्या कर दी और आपने स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली। ठीक है मित्रों, मोहम्मद गोरी के साथ ही जो अजमेर के सूफी संत हैं या गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आए थे या पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही भारत आए थे। ठीक है, पृथ्वीराज प्रबंध और हमीर महाकाव्य में गौरी पृथ्वीराज की 7 विजयों का जिक्र करता है। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज जो प्रबंध है और हमीर महाकाव्य में लिखा गया है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया, जबकि प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज रासों में 24 विजयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये था पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, जो चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल था। और इसके बाद अजमेर में चौहान वंश की लगभग पतन हो गया एक स्वतंत्र शासन की, और भारत में स्थायी रूप से एक स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ, और इस साम्राज्य का नाम रखा गुलाम वंश। ठीक है मित्रों, तो पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी और शासक हुए हैं, वीर शासक हुए हैं, जिन्होंने चौहानों के इतिहास को काफ़ी गौरवान्वित किया है। ठीक है, अगली जो क्लास होगी हम उसमें चौहानों की अगली शाखा और अजमेर के अन्य शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों।